शादी के एक हफ्ते बाद का समय था। गुजराती घर की रसोई में प्रिया अपना पहला खाना बनाने जा रही थी। वो ढोकला बना रही थी। रसोई में मसालों की तेज खुशबू से अचानक ही माहौल गर्मा गर्म और भारी हो जाता है। अरे वाह, आज मैं सबको दिखाऊंगी कि राजस्थानी खाना कितना स्वादिष्ट और बढ़िया होता है। ये गुजराती ढोकला, इसमें मैंने थोड़ा सा तीखा मसाला डाला है। क्या मजा आएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। सुशीला देवी रसोई में आती है और उसे तेज गंध का एहसास होता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या महक आ रही है। लगता है जैसे पूरे रसोई में आग लगा दी हो। बहू, तुमने क्या बनाया है, हद है यार। माँ जी, मैंने आपके लिए स्पेशल राजस्थानी स्टाइल ढोकला बनाया है। बहुत टेस्टी बनाया है। आप देखिए कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। खाने का वक्त होता है। पूरा परिवार अब साथ में खाने के लिए मेज पर बैठा होता है। प्रिया खुशी से अपना बनाया हुआ ढोकला सभी को परोसती है। सभी के चेहरों पर बहुत ज्यादा उत्सुकता छाई हुई थी और दादाजी कहते हैं, वाह, बहू आज पहली बार खाना बना रही है। बहुत अच्छा लगा। चलो सब मिलकर खाते हैं। भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। अब सभी एक साथ ढोकला खाते हैं। तुरंत ही सबके चेहरे लाल हो जाते हैं और वो तेजी से खांसने लगते हैं। सबकी आंखों से अब पानी बहने लगता है। अरे यार, ये क्या है? मेरा तो मुंह ही जल गया। पानी, अरे पानी लाओ। अरे तौबा तौबा, आग ही लगा दी। हाय राम भाभी, ये लड्डू है या आग का गोला? मेरी तो आवाज ही बैठ गई। मर गए हम तो। अरे बस भी करो, हद है। ये क्या मुसीबत है। अरे चुप करो सब। ये खाना नहीं है, ये तो जहर है। अब बहुत हो गया। पूरा घर सन्नाटे में चला जाता है। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनो प्रिया, ये गुजराती घर है, राजस्थानी नहीं। हमारे घर में मीठा और सादा खाना बनता है। तुम्हें यहाँ के रीति रिवाज सीखने होंगे। घर की इज्जत की बात है। छी, मुझे नहीं खाना ये खाना। माँ जी, मैंने तो बड़े प्यार से बनाया था। मुझसे गलती हो गई। अब क्या करें हम? विकास प्रिया को अकेले में ले जाकर प्यार से समझाने की कोशिश करता है। दोनों बालकनी में खड़े होते हैं और प्रिया अभी भी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी क्योंकि उसकी पहली रसोई खराब जो हो गई थी। देखो प्रिया, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने घर का खाना मिस कर रही हो, लेकिन यार थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं होती ऐसी। नहीं विकास, मैं अपना खाना नहीं छोड़ सकती। तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं तो मत खाओ। बस भी करो। अरे बाप रे बाप, मेरी तो जान निकल गई थी। लेकिन तुम जो भी बनाओगी मैं जरूर खा लूंगा। बस इतना तीखा मत बनाना यार। अगले दिन प्रिया फिर से खाना बनाती है। इस बार वो गुजराती खिचड़ी बनाती है, लेकिन फिर से उसमें तीखा मसाला भर देती है। उसके चेहरे पर शरारत की मुस्कान थी। आज फिर से थोड़ा तीखा बनाऊंगी, देखती हूँ कौन खाता है। अब क्या होगा देखते हैं, मजा आएगा। खाने के वक्त फिर से वही हाल होता है। सभी खांसते हैं और पानी मांगते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब घर में हर किसी के चेहरे पर टेंशन आ गई थी। बहू, रोज रोज का यही हाल कब तक सहूं मैं? मेरा तो पेट खराब हो गया, तंग आ गया हूँ मैं। अरे इस उम्र में कैसे खाऊं ऐसा खाना? भाभी, आपको समझ नहीं आता, हम गुजराती हैं, हमें मीठा खाना अच्छा लगता है। ये क्या मुसीबत है भाई? एक दिन अचानक घर की घंटी बजती है। प्रिया दरवाजा खोलती है और देखती है कि अर्जुन खड़ा था। वो बहुत परेशान हो चुका था और वो चारों तरफ देखती है। अरे प्रिया, कैसी है तू? और तेरे तीखे पराठों के लिए वापस आया हूँ। सुना है तू शादी के बाद भी वैसा ही तीखा खाना बना रही है। वाह, क्या बात है। अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से यहाँ से चला जा। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हे भगवान! लेकिन तभी सुशीला देवी दरवाजे पर आती है। वो अर्जुन को देखकर संदेह करने लगती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और शक की भावना साफ साफ नजर आ रही थी। कौन है ये लड़का प्रिया? और तुम्हारा क्या लगता है ये क्या मुसीबत है? कहाँ से आया है ये? आंटी जी, मैं अर्जुन हूँ, प्रिया का मतलब मैं इसका अच्छा दोस्त हूँ। बस इसके तीखे खाने का बहुत शौकीन हूँ। कमाल का खाना बनाती है। सुशीला देवी को और भी शक हो जाता है। वो तुरंत विकास को बुलाती है। पूरे घर में हंगामा मच जाता है। विकास, जल्दी आओ यहाँ। तुम्हारी बीवी के यहाँ कोई लड़का आया है।
और वो कह रहा है कि वो इसके तीखे खाने के लिए आया है। अब बहुत हो गया। क्या कह रहे हो माँ? प्रिया, ये कौन है? सच सच बताओ, ये क्या मुसीबत है? प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि अब सब लोगों को सच बताने का समय आ ही गया है। पूरा परिवार उसके सामने खड़ा था। सभी जवाब का इंतजार कर रहे थे। बस भी करो, अब बहुत हो गया। मैं सच बताती हूँ, मैं जानबूझकर तीखा खाना बनाती थी। हे भगवान, क्या करूँ मैं? अरे बाप रे बाप, जानबूझकर? लेकिन क्यों बहू? ये क्या बात हुई? क्योंकि मैं अपनी शादी से खुश नहीं थी। मैं चाहती थी कि कोई मुझे पसंद ना करे और मुझे वापस भेज दे। माफ कर दीजिए। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। विकास को बहुत दुख होता है और पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। अगर तू खुश नहीं है तो मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, लेकिन झूठ मत बोल यार। सच बता, क्या तू सच में मुझसे प्यार नहीं करती? किससे कहूँ मैं? किसको सुनाऊं मैं अपना दुख? नहीं विकास, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस शुरू में डर लग रहा था। अब समझ गई हूँ कि गलती कर रही थी। प्रिया, मुझसे गलती हो गई। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं जाता हूँ, मुझे माफ करना। अर्जुन वहाँ से चला जाता है। सुशीला देवी को समझ आ जाता है कि प्रिया एक अच्छी लड़की है, लेकिन वो परेशानी में थी। वो प्रिया के पास जाती है। बहू, तुमने गलत किया, लेकिन अब समझ गई हो ना, घर की इज्जत की बात है। हम सब मिलकर रहते हैं और यही तो संस्कार होते हैं। माँ जी, मुझसे गलती हुई। अब मैं सच में अच्छा खाना बनाऊंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सब कोई सुकून से रह रहा था। सुनो प्रिया, मैं तुम्हारे तीखे खाने की वजह से और भी ज्यादा तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूंगा, बस सच बोला करो। बहुत खूब, अब सब ठीक हो गया। बहू, कल से तुम अपने हिसाब से खाना बनाना, हम सब थोड़ा एडजस्ट करेंगे। भगवान का शुक्र है। भाभी, अब तो मजा आएगा। आप राजस्थानी और गुजराती दोनों खाना बनाइए, जबरदस्त रहेगा। राम काका जो पड़ोसी थे वो भी आ जाते हैं और सारी बातें सुन चुके थे। वो हंसते हुए सबसे बात करते हैं और माहौल को और भी खुशनुमा बना देते हैं। वाह भाई वाह, कमाल की कहानी है। प्रिया बहू, अब हमें भी कभी तीखा खाना खिलाना। दिल खुश हो गया ये सुनकर। राम काका, अब मैं सबके लिए अलग अलग खाना बनाऊंगी। जैसे जिसे तीखा पसंद है उसको तीखा, जिसे मीठा पसंद है उसे मीठा। सबको खुश रखूंगी। हाँ बहू, अब तुम समझदारी से काम लो। हमारे घर में सबका स्वागत है। तुम्हारा भी खाना बनेगा और हमारा भी। अंत में सभी मिलकर खुशी से खाना खाते हैं। प्रिया ने सबके लिए अलग अलग स्वाद का खाना बनाया। सभी खुश थे। घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। अब सब ठीक है। बहू ने सबके मन की बात को समझ लिया। यही तो चाहिए था। मजा आ गया। शुक्र है प्रिया, तुमने सच बता दिया। अब हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। घर में प्यार और सम्मान से रहना, यही तो हमारे संस्कार हैं। कहानी में इसी तरह से खुशी खुशी सब खत्म होता है। प्रिया ने अपनी गलती मान ली थी और परिवार वालों ने भी उसे समझा। अब सब मिलकर रहा करते और प्रिया दोनों राज्य का खाना बनाया करती, गुजराती भी और राजस्थानी तीखा भी। वाणी अपने पति राजवीर और 2 बच्चे नेहा पिंकी के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। पर कौन जानता था कि उनकी खुशहाल जिंदगी को बहुत जल्द ही किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन वाणी बाजार से सब्जी लेकर अपने घर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक भीड़ पर जाती है। पता नहीं आजकल कैसे लोग होते हैं, पी पी कर ऐसे ही रोड पर पड़े रहते हैं। अरे जब इतनी संभलती नहीं है तो पीते क्यों हैं? क्यों ये लोग इतनी पी लेते हैं? ये आप क्या बोल रही हो? जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे रोड पर बेहोश हो तो उसने पी ही होगी। बहन, तुम चिढ़ तो इस तरह से रही हो जैसे ये तुम्हारा ही पति हो। वाणी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी सब्जी का थैला रखकर अपने पति को संभालते हुए उसे घर ले जाती है। माँ, पापा को क्या हो गया? पापा इस तरह आपके कंधे के सहारे क्यों हैं? बेटा, अभी आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। जाओ जाकर अपने पापा के लिए पानी लेकर आओ। पिंकी बेटा, आप जाकर डॉक्टर को फोन करो।
जैसा पिंकी और नेहा की माँ उनको करने को कहती है वो दोनों ठीक वैसा ही करती हैं। कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर आती है और राजवीर का चेकअप करती हैं। क्या हुआ डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? देखिए इनकी हालत बहुत ही गंभीर है, आपको इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। मैं एम्बुलेंस को फोन कर देती हूँ। एडमिट होने के बाद वाणी को पता चलता है कि उसके पति को कैंसर है। डॉक्टर, क्या कैंसर ठीक होने के चांसेस नहीं है? मेरा मतलब है अब तो हर जगह कैंसर का इलाज आ गया है ना। देखिए वाणी जी, हम मानते हैं कि कैंसर का इलाज आ गया है, लेकिन आपके पति का कैंसर लास्ट स्टेज पे है। इनके पास ज्यादा समय नहीं है, हो सके तो आप इन्हें खुश रखने की कोशिश करना। माँ, पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची, पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वाणी अपने पति के साथ अपने घर आती है। राजवीर काफी कमजोर था, वो ना तो कोई काम करने की हालत में था और ना ही सही से चल पाने में सक्षम था। राजवीर को ऐसी हालत में देखकर वाणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजवीर जी, आप इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई परेशानी हो वानी। मैं अपने बच्चों से और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। और अब क्या अब हमारी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं? अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आपका इलाज अच्छे से करवाती ना। वाणी की ऐसी बात सुनकर राजवीर की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो उसे गले लगा लेता है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ वाणी के घर की स्थिति और ज्यादा खराब होती जाती है। एक हंसता खेलता परिवार कब और कैसे उजड़ जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन, माँ, हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ, मैं अभी खाना लगाती हूँ, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो जब तक। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा पिंकी हाथ मुंह धोने के लिए जाते हैं, तो वहीं वाणी जब अपनी बेटियों के खाने के लिए अपने बर्तन खोलती है तो वो देखती है कि उसमें थोड़े ही चावल थे। हे भगवान, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़े से ही चावल बचे हुए हैं। अब मैं राजवीर, पिंकी और नेहा को खाने को क्या दूंगी? माँ, आप नेहा और पापा को ही खाने को दे दो, मुझे भूख नहीं लग रही। ये क्या बोल रही है तू मेरी बच्ची? भले मैं तुझे भूखा कैसे रख सकती हूँ? माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ, मैं भी ठीक उसी तरह से भूखी रह सकती हूँ जैसे आप हमारे लिए रह सकती है। पिंकी की बात सुनकर वाणी खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाती है। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता जरूर खोलता है। वानी, तुम इतने गहनों को कहाँ लेके जा रही हो? राजवीर जी, घर में राशन नहीं है और तो और अगर घर चलाना है तो मुझे कोई काम तो करना ही होगा ना। इसका मतलब तुम इन गहनों को? वाणी राजवीर के गालों पर हाथ रखकर उसे काफी समझाती है और वहाँ से वो सीधा सोनार के पास जाकर अपने गहनों को बेच देती है। गहने बेचने के बाद उसको जो पैसे मिलते उनसे वो खुद का एक छोटा सा राजमा चावल का बिजनेस करती है। शुरुआती दिन उसका बिजनेस नहीं चलता, ये देखकर वाणी काफी परेशान हो जाती है, पर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक इसी तरह वाणी भी हार नहीं मानती। समय का पहिया यूं ही चलता है और समय के साथ अब धीरे धीरे वाणी के ठेले पर राजमा चावल थोड़े बहुत बिकने लगते हैं। वाणी अपने राजमा चावल को बेचकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की अपनी कार के सामने बैठी एक बूढ़ी औरत को खाना दे रही है। भला उस लड़की का जो एक बूढ़ी औरत का पेट भर रही है, नहीं तो आजकल के जमाने में कोई भी इतना भला नहीं है। माँ, जब हम भी ज्यादा कमाने लगेंगे ना तो हम भी ऐसे ही खाना बांटेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, जरूर। वाणी अपनी बेटी से बात कर ही रही थी, तभी उसकी नजर एक बार फिर उस लड़की पर जाती है जहाँ वो देखती है कि लड़की जिसने बूढ़ी औरत को खाना दिया था वो उससे खाना छीन लेती है। बेटा, ये खाना मुझे देकर तू वापस क्यों छीन रही है? हट! ये खाना मैं तुझे देने के लिए नहीं बल्कि वीडियो बनाने के लिए लेकर आई थी, और वैसे भी ये खाना मैं तुझे थोड़ी दे रही हूँ। बेटा, ऐसा मत कर, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक भूखी का पेट भरेगी तो भगवान तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। बूढ़ी औरत की बातों को इग्नोर करते हुए वो लड़की उस औरत के हाथों से वो खाना छीनकर अपनी कार में चली जाती है।
ये सब देखकर वानी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उस औरत के पास जाकर अपने हाथों से बने राजमा चावल उसे निकाल कर देती है। माँ जी, आपको आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप तक हमेशा खाना पहुँचा दिया करूँगी। आज से आप कभी भूखी नहीं रहोगी। वाणी, मैं यहाँ लोगों की परीक्षा लेने आई थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आज के जमाने में कोई किसी की मदद करता है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि धरती पर सिर्फ बुरे लोग ही हैं, लेकिन मैं गलत थी। आज मैंने ये देखा कि अगर यहाँ बुरे लोग हैं तो उनके बीच अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से आज की दुनिया में भी इंसानियत है। वाणी, तुमने मेरी भूख मिटाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत ही साफ दिल की लड़की हो। मैं तुम्हारी परेशानियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम एक जादुई राजमा चावल वाली बन जाओगी। आज से जब भी तुम राजमा चावल बनाओगी तो तुम्हारे राजमा चावल में इतनी खुशबू और टेस्ट होगा कि लोग अपने आप ही तुम्हारे राजमा चावल की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और इस तरह तुम्हारी स्थिति आने वाले समय में अच्छी हो जाएगी। पर हाँ, तुम कभी अपने जादू का घमंड मत करना, नहीं तो जो तुम्हारे पास होगा वो भी तुमसे छिन जाएगा। इतना बोलकर वो अप्सरा वहाँ से गायब हो जाती है। तो वहीं वानी अपने जादू को आजमाती है। समय बीतता है और वो अपने जादू द्वारा अपने राजमा चावल को बनाकर बेचने लगती है। समय के साथ अब वानी के जादुई राजमा चावल बहुत ही फेमस हो जाते हैं और इस तरह से वो दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करने लगती है। देखते ही देखते वो खुद का बिजनेस कर लेती है और अपने पति का भी इलाज करवाती है। साथ ही वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी काफी अच्छे से करवाने के साथ गरीब लोगों की मदद भी किया करती। आज अनीता काफी खुश थी और वो खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर उसका बेटा कार्तिक दूसरे शहर से जो आ रहा था। अनीता अपने बेटे के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। शारदा दीदी, आप सारा खाना खाने के टेबल पे लगा दीजिए, मेरा बेटा आता ही होगा। हाँ हाँ मेम साहब, मैं खाना सारा अभी लगा देती है। शारदा अब खाने की टेबल पर खाना लगा देती है। तभी उसके घर की बेल बजती है। घर की बेल सुनकर अनीता के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वो भागते हुए दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है तो वो अपने सामने अपने बेटे कार्तिक को देखकर खुश हो जाती है। हाय मेरा बच्चा, मुझे देखे हुए कितने साल बीत गए। तू जानता है तुझे यहाँ अपने पास देखकर मैं कितनी ही खुश हूँ। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी। हमें? बेटा, तू दूसरे शहर रहता था। दूसरे शहर में रहने के बाद भी तुम अपने गांव की लैंग्वेज नहीं भूले? अरे नहीं माँ, मैं गांव की लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ लीजा आई है। लीजा? कौन लीजा बेटा? तेरा कोई दोस्त है क्या ये? नहीं माँ, दोस्त नहीं है, वो तो आपकी और इस घर की बहू है। लीजा, गाड़ी से बाहर आओ। कार्तिक की बात सुनकर लीजा गाड़ी में से बाहर आती है। लीजा एक अंग्रेजन थी। अंग्रेज होने के बाद भी लीजा ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और उसको इस तरह से भारतीय संस्कृति में देखकर अनीता को काफी अच्छा लगता है। अनीता एक खुले विचारों वाली औरत थी, इसीलिए उसको लीजा से कोई एतराज नहीं था। लेकिन कार्तिक, तू तो इंडिया से बाहर गया ही नहीं, फिर तुझे लीजा कहाँ से मिली? मैं बताती हूँ मॉम। एक्चुअली मैं और मेरे मॉम यहाँ घूमने आए थे, लेकिन मेरे मॉम का एक्सीडेंट हो गया। वो काफी समय से हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं सोची कि क्यों ना हम यहाँ पर ही काम करें। पर डेस्टिनी देखो, हमको कार्तिक से लव हो गया, देन शादी कर ली हमने। माँ, अब आप हमें अंदर आने के लिए कहेंगी या नहीं? आई एम सॉरी, मैं अभी पूर्ण रीति रिवाज के साथ बहू का गृह प्रवेश करवाती हूँ। अनीता अब अपने हाथों में पूजा की थाली लेती है और वो उसकी आरती उतार कर उसे अंदर आने को कहती है। तुम अपने दाहिने पैर से इसको अंदर की तरफ गिराकर गृह प्रवेश करो। लीजा वैसा ही करती है जैसा कि उसकी सास ने उसे बोला था। कुछ देर बाद जब लीजा अपने घर में एंट्री कर लेती है, तब अनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, कल तेरी पहली रसोई है, इसीलिए तू अभी टाइम से सो जा, कल उठना भी है तुझे। यस मॉम, मैं अभी जाते हैं। लीजा अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह जब अनीता उठती है तो देखती है कि लीजा उठी हुई थी। मुझे कितनी प्यारी बहू मिली है, देखो सुबह अपने आप उठकर काम कर रही है। अरे बहू, तू इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है? अरे थोड़ा सा आराम कर लेती, आज तुझे अपनी पहली रसोई में खाना भी बनाना है। यस आई नो मॉम। और क्या हुआ अगर मैं जल्दी उठ गई तो? आपको तो पता है कि मैं अपने देश में बहुत ही जल्दी उठ जाया करती थी। अच्छा चल ठीक है,
जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर। अनीता अब नहाने के लिए चली जाती है तो वहीं लीजा भी रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई को पूरा करने लगती है। कुछ घंटों बाद अब सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं, जहां अनीता अपने खाने की टेबल पर इतनी सारी अलग अलग तरह की चीजें देखकर हैरान हो जाती है। बहू, ये सब तूने बनाया है? यस मॉम, ये सब कुछ मैंने बनाया है। पर एक अंग्रेजन होकर ये इतना सारा खाना कैसे बना सकती है? मॉम आप सिट करो ना और खाकर बताओ कि ये कैसा बनाया खाना। वैसे माँ आपको पता है लीजा खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा ऐसा है, तो फिर बहू के हाथ का खाना खाना तो बनता ही है। अनीता अब अपनी बहू के हाथों का खाना खाती है तो उसको अपनी बहू के हाथों का खाना काफी अच्छा लगता है। अरे वाह बहू, सच में तूने तो कमाल ही कर दिया। तू एक अंग्रेजन होकर उसके बाद भी तूने इंडिया का इतना अच्छा खाना बनाया है। अपनी सास की बात सुनकर लीजा को काफी अच्छा लगता है और अनीता अपनी बहू को नेक भी काफी अच्छा देती है। समय गुजरता है और समय के साथ लीजा अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां काफी अच्छे से संभालती है। ऐसे ही एक दिन अनीता अपनी बहन के घर जाती है। जीजी, भगवान झूठ न बुलाए, मैंने सुना है कि आपका बेटा एक अंग्रेजन से शादी करके आया है। हाँ राधा, तूने जो सुना है सही सुना है और मैंने इसको अपना लिया है। मैं उसको अपने घर की बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हूँ, क्योंकि उसने मेरे घर को काफी अच्छे से संभाला हुआ है। भगवान झूठ न बुलाए जीजी, अगर आपकी बहू ने आपका घर संभाल ही लिया है तो हम काहे कहे। वैसे जीजी, संभल के रहना, काहे कि अंग्रेजन को खाना बनाना नहीं आता। राधा की बातों पर अनीता ध्यान नहीं देती और उसके घर में वो पास्ता खाती है। इस पास्ते का टेस्ट तो बिल्कुल बहू के हाथ के पास्ते जैसा है। कहीं बहू सच में खाना बाहर से तो ऑर्डर नहीं करवाती। जो भी है इसका सच तो मैं पता करके ही रहूंगी। भगवान झूठ न बुलाए जीजी, पर आप कौन सी गहरी सोच में पड़ गई? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे ये पास्ता काफी अच्छा लग रहा है। किसने बनाया है? बनाया किसी ने नहीं है, वो नेहा ने ऑर्डर किया था पास्ता। चलो कोई नहीं, वैसे पास्ता सच में बहुत अच्छा था। चल राधा, शाम हो रही है, मैं घर चलती हूँ। अनीता अपनी बहन से विदा लेकर अपने घर चली आती है। समय यूं ही गुजरता है। ऐसे ही एक दिन अनीता अपनी पड़ोसन के घर जाती है और वो वहाँ ढोकला खाती है। जैसे ही वो ढोकला खाती है वैसे ही उसको एक बार फिर अपनी बहू के हाथों का टेस्ट पता चल जाता है। अनीता अपनी पड़ोसन से भी उस ढोकले के बारे में पूछती है और उसको वहाँ भी वही जवाब मिलता है जो कि उसकी बहन ने दिया था। कुछ देर के बाद अनीता अपने घर आती है। ऐसे कैसे हो सकता है पास्ता और ढोकले का टेस्ट? अगर बहू को खाना नहीं बनाना आता है तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? पर कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। जो भी है, आज तो मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। बहू, लीजा बहू। यस मॉम, आप मेरे को बुलाए? हाँ बहू, मैंने तुझे बुलाया। वो मैं ये कह रही थी कि आज पास्ता और ढोकला खाने का बहुत मन है, इसलिए तू पास्ता और ढोकला बना दे। ओके मॉम, ये दोनों बना देगी। बहू पक्का बना देगी ना? कहीं पता चले कि तू ऑर्डर करवा रही है। नो नो मॉम, मैं ऑर्डर नहीं करवाते, मैं अपने हाथ से बनाते हैं। चल ठीक है, वैसे तू बनाती कैसे है? जरा मुझे भी इसकी रेसिपी दिखा। श्योर, जब मैं बनाएगी तो आपको बता देगी। लीजा अब अपने कमरे में चली जाती है। कुछ घंटों बाद जब लीजा अपने घर से अपनी सास का बताया गया खाना बनाती है तो वो अपनी सास को बुला लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास के सामने ढोकला और पास्ता बनाती है। ढोकला और पास्ता बनने के बाद जब अनीता उसे खाती है तो उसका टेस्ट भी सेम मिलता है। बहू के हाथों का टेस्ट सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि बहू साइड बाय साइड खाना बनाती है। बहू एक बात सच सच बताना, तू कहीं काम करती है क्या? क्या मतलब है कि तू किसी के लिए खाना बनाती है? या मॉम, मैं खाना बनाती है, पर मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपना काम करती है। मैं भले ही अंग्रेज हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। जब मेरे मॉम का एक्सीडेंट हुआ then मैंने यहाँ काम करना शुरू करा, वो भी ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन लोगों के ऑर्डर लेती थी और अपनी डिलीवरी बॉय के हाथों उनको डिलीवर करवाती थी, क्योंकि मेरे को मेरी मॉम का इलाज करवाना था और डेस्टिनी मेरा साथ देते गए और मेरा काम बहुत बढ़ गया था। अच्छा, मैं घूमने के लिए खाटी के शहर गई तो ये हमको वो वाला शहर घुमाए। आई एम सॉरी बहू, मैंने तुझ पर शक किया। मुझे तुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने जब लोगों के घर में खाना खाया तो मुझे उनके खाने में तेरे हाथ का स्वाद मिला, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर किया है, तो बस मुझे लगा कि मैं ऑर्डर करती हूँ खाना,
नहीं मॉम, आपकी बहू ऐसी नहीं है, बल्कि आपकी विदेशी बहू की ये सीक्रेट डिश है। मुझे माफ कर दे बहू। नो नो मॉम, आप मेरे से सॉरी बोल के मेरे को शर्मिंदा ना करें। अनीता अपने बहू के गले लग जाती है और इस तरह लीजा और अनीता का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। साथ ही अनीता को भी अब विदेशी बहू की सीक्रेट डिश के बारे में पता चल जाता है।